बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों आप देख रहे हैं डिस्कवर ओरिजिनल और मैं हूं असद। इससे कबल आप मसीहा की 92 एक साथ सुन चुके हैं। अब किस्त 93 मुलाहिजा फरमाए। लेकिन इससे कबल आपसे हस्बे रवायत रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम तर वीडियोस मिलते रहा करें। और साथ ही आपसे इल्तमास है कि हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और साथ ही कमेंट्स बॉक्स में अपनी आरा से हमें मुस्तफीद करें। आइए इस दास्तां का आगाज करते हैं। मैं खामोश रहा, अपने अंदर के गुबार पर काबू पाता रहा, अपने शल होते आसाब को थपक थपक कर पुरस्कून करता रहा कि जब इंसान किसी ऐसे अनदेखे और खतरनाक चाल में फंसा दिया जाए तो उसे सिवाय अल्लाह की मदद के और कोई नहीं निकाल सकता। गोया मैंने खुद को तन तकदीर कर दिया। शोर और वावेला करने का कोई फायदा ही नहीं था। मगर इसका कहना है कि इस बार मसूद ने उससे कहा और वो सब मुख्तसर अल्फाज में गोश गुजार कर डाला जो मेरे और उसकी बेटी जोहरिया के हवाले से बनता था। यह सरासर झूठ बोलता है। याकूब ने गोया फिर मेरे आसाब पर ज़र्ब कारी लगाई। मैंने संभाला लिया और खुद को पुरस्कून करते हुए एक नजर याकूब तिरमिज़ी पर डालते हुए मसूद से कहा, झूठ सच क्या है इसका पता तो तब ही चलेगा जब इनकी अगवाशुदा बेटी जोहरिया सामने होगी। वो कहाँ है? मेरे ताई एक कारीवार था लेकिन साजिश करने वाले इसका भी बंदोबस्त किए हुए बैठे थे। इस पर याकूब ने कहा, वो अगवा ही कब हुई है? गुज़िश्ता दिनों के वाक़े के बाद मैंने उसे अपनी किसी रिश्तेदार के यहाँ भेज दिया है ताकि उसके जहन से इस तल्ख़ और मनहूस वाक़े की याद निकल जाए। चलें इसे फ़ोन पर बात ही करवा दें हमसे। मैंने कहा, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है? याकूब ठठाई से बोला। अपनी बेटी को बार बार तंग नहीं करना चाहता। बड़ी मुश्किलों से उसने खुद को संभाला है। वो परदेश में है। इस तरह के सवालों से वो दोबारा तशवीश सदा और परेशान हो जाएगी, जबकि डॉक्टर्स ने उसे मजीद फिक्र तशवीश से दूर रखने की हदायत की है। तिरमिज़ी ने बड़ी मकारी से कहा। बिलाशुबा इसका जवाब जचा तुला साबित हो रहा था। एक मजबूत जवाब के साथ मैं बिलाखिर गहरी सांस लेकर खामोश हो गया। मसूद ने पुरसोच अंदाज में अपने होंठ भींच लिए। फर्स्ट ऑफिसर रेहान के चेहरे पर फतेहमंदी मुतरश्शि थी। तिरमिज़ी के चेहरे से भी एक बोझ उतरता तासुर आया था। मेरे ख्याल है मैंने बहुत वक्त दे दिया। वो फिर बोला, खुद मैं भी बीमार रहता हूँ। इनकी अपनी कोई दुश्मनियाँ हैं। मैं और मेरी बेटी इनसे दूर रहना चाहते हैं। मेरे अब आराम करने का वक्त हुआ चाहता है। हमाद की लाश मैंने देखी थी। मैंने आखिरी बार साबित करने की सही चाही थी। ख्वाब में देखी होगी। ये कहते हुए याकूब तिरमिज़ी गुस्से से पाँव पटकता हुआ उठ खड़ा हुआ और अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। चले मिस्टर मसूद, रेहान ने उसकी जानिब देख कर कहा। यह तो कोई बात ना हुई, मैंने अपने तेज पर काबू पाते हुए कहा। जोहरिया के बाद इनके मुलाजिम की अचानक गैर मौजूदगी एक ठोस सबूत बन सकता है। वो तो कतरा के निकल गया। वापस चलो, मसूद ने अचानक उठते हुए कहा और मैंने रेहान बसरी के चेहरे से तमानियत चमकती हुई महसूस की। नाचार मैं भी उठ खड़ा हुआ। मेरे जहन में आंधियां सी चल रही थी। बहुत सी बातें आज खुद ही समझ में आ रही थी और कुछ पर जोर डालकर सोचना पड़ रहा था। सरेदस्त साजिश के इस अनदेखे चाल जिसमें एक तरफ मुझे कानून के फंदे में फंसाने की कोशिश की जा रही थी तो दूसरी जानिब यहाँ कोई दुश्मन की बाकियात में छुपा हुआ डबल चाल से जोहरिया का पत्ता भी साफ करना चाहता था। मैं एक बार फिर पुलिस स्टेशन में था, लेकिन अभी लॉकअप के बजाय एक सेल रूम में बिछी कुर्सी पर बिठा दिया गया था। दरमियान में मेज थी और सामने एक और खाली कुर्सी थी। थोड़ी देर गुजरी थी कि मसूद अंदर आ गया। इसके चेहरे पर उलझन और परेशानी के तासरात थे जो जाहिर करते थे कि वो इस केस को हल करने के लिए अपने दिल में मुखलिसाना अज़्म रखता है। साजिशों के बहरे जुल्मात में वो एक रोशनी का वाच टावर ही था। वो मेरे सामने वाली कुर्सी पर खामोशी से आकर विराजमान हो गया। अब क्या कहते हो? उसने होले से कहा। साफ जाहिर है जोहरिया को अगवा करने के बाद उन्होंने उसके बाप याकूब तिरमिज़ी को डरा धमका कर बयान देने पर मजबूर कर दिया होगा ताकि मेरे गले में कानून का फंदा मजीद कस दिया जाए। लेकिन तिरमिज़ी अब भी नहीं जानता कि दुश्मन किस कदर सफाक हैं। काम निकल जाने के बाद उसकी बेटी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब तक जो तजिया कर सका था वो मैंने मसूद के गोश गुजार कर दिया। इतने यकीन से तुम ये सब कैसे कह सकते हो? मसूद सोचती हुई नजरों से मेरे चेहरे को तकते हुए बोला, जिसने अपनी खुली आंखों से ये सब देखा हो उसके लिए ये सब कहना बहुत आसान है। मैंने जवाब में कहा, शरीता का कत्ल भी इसी सिलसिले की कड़ी है जिसका कत्ल मुझ पर थोपा जा रहा है। आप पहले वहां तफ्तीश करें। मुझे यकीन है कि मेरा ऐसा कोई सबूत वहां मौजूद नहीं होगा मां सिवाय मेरे वहां मौजूदगी के, जिससे जाहिर होता हो
کہ میں نے ہی یہ قتل کیا ہے۔ اوہو، اس سے تو واقعی نہ صرف بہت کچھ ثابت ہو جائے گا بلکہ تمہاری یہ بات بھی وزن دار کہلائے گی جو ابھی تم نے مجھ سے کہی۔ میری تجویز پر مسعود ایک دم پر امید اور جوشیلا نظر آنے لگا۔ پلیز آفیسر، یہ ساری تفتیش آپ اپنی نظروں کے سامنے کروائیں اور ساتھ ہی ریحان پر بھی نظر رکھیں، بلکہ ہو سکے تو یعقوب ترمزی کی فون کالز بھی خفیہ طور پر ٹریس کروائیں۔ چھپا ہوا دشمن اور قاتل ظاہر ہو جائے گا۔ میں ایسا ہی کرنے والا ہوں۔ وہ جوش سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک بات اور، میں نے کہا۔ وہ رک گیا۔ ایک احسان مجھ پر کریں، انٹرپول کے آفیسر آئزک بیل اور اس کے اسسٹنٹ مس پریٹی کو ان تازہ حالات کی جانکاری دے دیں۔ مجھے ان کی ملاقات کی راہ ہموار کروائیں۔ ان سے مل کر آپ کو اور بھی بہت کچھ کہنے اور سننے کا موقع ملے گا۔ میں نے مذکورہ دونوں انٹرپول افسران کے بارے میں اسے آگاہ کر دیا۔ آخری میری درخواست مسعود سے یہ تھی کہ وہ یہاں میری سیکیورٹی کا بھی خفیہ بندوبست کر رکھے۔ اس نے مسکرا کر میری طرف دیکھتے ہوئے اس بات میں سر کو جنبش دے دی۔ میں مطمئن تھا کہ اس بھلے مانس آفیسر پر میں بہت کچھ باور کروانے میں کامیاب رہا ہوں۔ کالی بھیڑیں کہاں نہیں ہوتی، نہ پانچوں انگلیاں برابر ہوتی ہیں۔ اگر یہاں ابو معاذ جیسے بے ضمیر پولیس آفیسر تھے تو خالد جیسے بھی فرض شناس موجود تھے جو فرض پر قربان ہوا۔ باہن اسی طرح یہاں ابو معاذ جیسے ضمیر فروش کا سیاہ کردار اگر ریحان ادا کر رہا تھا تو خالد جیسے شہید پولیس آفیسر کا کردار ادا کرنے کے لیے مسعود بھی یہاں موجود تھا۔ ہر مشکل میں آسانی کی راہ ہوتی ہے۔ صبر، استقامت اور اللہ پر بھروسہ اس چھپی راہ کو تلاش کر لیتا ہے۔ وہ دن ابھی بیت رہا تھا جب سیکنڈ تفتیشی آفیسر مسعود پرعزم ہو کے مجھ سے سیل میں تنہا ملاقات کے بعد رخصت ہوا تھا۔ مجھے لاک اپ میں پہنچا دیا گیا تھا۔ وہاں میں اکیلا تھا۔ اندیشوں اور وسوسوں بھری یہ شب جیسے بھاری سل کی طرح سرک رہی تھی۔ رات کا کھانا مجھے دیا گیا، وہ میں نے نہیں کھایا۔ بھوکا ہی رہنا مناسب سمجھا۔ آخر کو معدے کی بھی ورزش ہونی چاہیے۔ بقول پرانے حکیموں کے ایک دن کا روزہ جسم کو ہی نہیں دماغ کو بھی تر و تازہ رکھتا ہے اور بہت سی چھپی ہوئی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ یہی میں نے محسوس کیا کہ ایک پولیس اہلکار جو کھانے کی ٹرے لایا تھا کئی بار آ کر مجھے دیکھ کیا تھا، اور تیسری بار اس نے مجھ سے پوچھا بھی تھا کہ میں نے ابھی تک کھانا کیوں نہیں کھایا۔ میں نے صاف جواب دینا ضروری نہیں سمجھا، کھا لوں گا تھوڑی دیر میں جیسا جواب دے کر اس سے مزید خریدنے کی کوشش میں تھا۔ آخر اسے کیوں فکر لاحق ہے۔ جب چوتھی بار وہ تسلی کرنے کی غرض سے آیا تو میں جھوٹ موٹ سوتا بن گیا، مگر ایک آنکھ کی چھری بنا کر کروٹ کے بل لیٹا سلاخوں کے پاس اس کی مشکوک حرکاتوں سکنات دیکھتا رہا۔ وہ کبھی گردن اونچی کر کے اندر دیکھتا جہاں کھانے کی ٹرے جہاں کی تہاں پڑی تھی، پھر میری طرف دیکھتا، پھر اپنے ہونٹ بھینچنے لگتا۔ ذرا دیر کھڑا رہا پھر واپس لوٹ گیا۔ یوں مجھے آج کچھ ہونے والا جیسا محسوس ہو رہا تھا۔ کیا اس کا اندازہ تو تھا مگر پوری جانکاری نہیں تھی۔ اندیشوں بھری یہ رات ابھی اپنے آخری دموں پر تھی۔ میں سوتا بنا ہوا تھا۔ اب کھانے کی ٹرے وہاں خالی پڑی تھی۔ میری توقع کے مطابق وہ اہلکار دوبارہ ایک نیم تاریک گوشے سے نمودار ہوا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے ایک نظر مجھے سوتا دیکھا اور پھر جھکا۔ خالی ٹرے دیکھ کر اس نے اٹھا لی اور چند ثانیے مجھے پھر دیکھتے رہنے کے بعد چلا گیا۔ کھانا میں نے نہیں کھایا تھا، میں نے اسے جل دیا تھا۔ کھانا ایک موٹا بن مکھن، پنیر اور انڈوں کا خاگینہ قسم کا تھا۔ وہ میں نے ایک شاپر میں ڈال کر چھپا دیا تھا۔ یوں میں اس پر ظاہر کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا کہ میں کھانا کھا چکا ہوں۔ ذرا دیر بعد وہ پھر نمودار ہوا۔ میں اس کی پراسرار حرکات و سکنات دیکھنے کے لیے سلاخ دار دروازے کے رخ پر ہی کروٹ لیے سوتا بنا ہوا تھا۔ دفتن ہلکی کھٹ پٹ کی آواز میری ٹٹکی ہوئی سماعتوں سے ٹکرائی۔ میں محتاط ہو گیا۔ وہ نہایت آہستگی اور چوروں کے سے انداز میں لاک اپ کھول رہا تھا۔ اس کے بعد اندر آ گیا۔ میں نے اداکاری شروع کر دی اور ہولے ہولے پیٹ پکڑ کر کرانے لگا، یوں جیسے مجھے نیند ہی میں تکلیف کا احساس ہوا ہو۔ وہ میرے بیڈ کے قریب آ گیا اور جھک کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے آنکھیں کھول دیں اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اپنا پیٹ میں نے بدستور پکڑے رکھا تھا اور بیٹھے بیٹھے جھکا ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس نے ہولے سے پوچھا۔ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، کھانا کھا کر ایسا ہوا ہے، میں نے کراتے ہوئے کہا۔ ساتھ ہی سر اٹھا کر اس چہرے کو بھی پھانپتی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ وہاں مجھے کچھ الجھن کے تاثرات محسوس ہوئے تھے، یوں جیسے وہ دل میں کہہ رہا ہو کہ ابھی تک یہ زندہ کیوں ہے۔ کھانے میں کچھ نہیں تھا، تمہاری پہلے ہی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، دیر سے کیوں کھانا کھایا تم نے؟ اس نے کہا۔ سو جاؤ، آرام آ جائے گا، یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ میں ایسے ہی بیٹھا رہا، پھر دوبارہ اسی کروٹ پر سو گیا۔ اب میرا شبہ یقین کی حد تک پختہ ہو گیا تھا کہ مجھے اس نے رات کے کھانے میں زہر دیا ہوگا۔ مجھے سوتا دیکھ کر وہ تصدیق کے لیے اندر آیا تھا۔ مجھے کراہتے پا کر وہ الجھا ضرور تھا، پھر یہ سوچ کر تھوڑی دیر بعد نتیجہ ظاہر ہو جائے گا وہ چلا گیا۔
अब मैंने दूसरी चाल चली और साकित हो गया। इन तवक्का के मुताबिक वो फिर नमूदार हुआ। मैंने भी उसे अभी मुश्किल में डाल रखा था। मुझे बेहिस्सो हरकत पाकर उसने फिर लाकअप खोला और अंदर आ गया। मुझ पर झुका, मेरे सीने पर हाथ रखा, फिर गर्दन की शारक देखने लगा। अपनी एक आंख की बारीक दर्ज बनाए उसकी मशकूक हरकत पर नजर रखे हुए था। वो फिर मुझे उलझा हुआ दिखाई देने लगा। अगर तो किसी साजिश के तहत, जिसका मुझे यकीन था, उसने मुझे रात के खाने में कुछ मिला कर दिया था, तो यकीनन अब तसल्ली करना चाहता था, मगर मेरी सांसें चलती पाकर उसे उलझन होने लगी थी। तब उसने मुझे झंझोड़ा, मुझे जगाने की कोशिश चाही। मैं मंसूबे के मुताबिक ऐसे ही पड़ रहा, हत्ता कि उस रजील ने मुझे इस कदर जोर से हिलाया जिसमें यकीनन उसकी चिल्लाहट का भी दखल था। मैं बेड से नीचे फर्श पर आन गिरा। मैं जागा फिर भी नहीं था। इसी तरह बेहोश और बेसुध रहने की एक्टिंग करता रहा। उस सासी एहलकार का दिमाग जरूर घूम गया होगा। तभी मैंने एक रुख से उसे अपनी आंख की झुर्री बनाकर देखा तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने जेब से फोन निकाला और किसी का नंबर पंच करने लगा और फिर कान से लगाते हुए खोले से बोला, सर ये न जाने किस ठीठ मिट्टी का बना हुआ है, मर ही नहीं रहा। जी हाँ, मैंने तो जहर की अच्छी खासी मिकदार इसके खाने में मिला दी थी, मगर वो जी श्योर सर, मैंने खुद इसके खाने में जहर मिला दिया था। खाना इसने देर ही से खाया था, मगर मुझे यकीन है इसने खा लिया होगा, क्योंकि ट्रे मैंने खुद आकर देखी थी, वो खाली थी। अब ये बेहोश हो गया, मगर इस कमबख्त की सांसें अभी तक चल रही हैं। जी सर। क्या कहा? ओ नो सर, ये खतरनाक होगा। मैं इसका लाकअप में गला कैसे दबा सकता हूँ? जी अच्छा, मेरा भी यही ख्याल था कि बाज लोग सख्त जान होते हैं, हो सकता है सुबह तक इसकी जान निकल जाए। अभी भी इसकी हालत बस मरने के करीब ही लगती है मुझे। ओके सर। ये सारी बातें करके वो चला गया। मैं इसी तरह फर्श पर पड़ा रहा। मेरी चाल कामयाबी से हमकिनार हुई थी। मैंने बरवक्त हाजिर दिमागी से एक खतरनाक और जानलेवा सिचुएशन पर फिलहाल काबू पा लिया था। अगर मैं शोर मचाता या ववेला करता तो सूरत हाल मेरे लिए ही मोहलिक साबित हो सकती थी और मैं तारीख राहों में मारा जाता। मैं सारी रात इसी वजह से नहीं सोया। मुझे यकीन था कि वो सुबह फिर आएगा, और आया भी। इस बार भी मैंने खुद पर मसनूई बेहोशी तारी रखी थी। अगरचे रात जगह के बाद वाकई मुझ पर बेहोशी जैसी नींद का गलबा था। वो नाबकार एहलकार अंदर आया और एक बार फिर मुझे ठोंक बजा कर देखा। दिल में तो जरूर उसने कहा होगा कि कैसा ठीक है, कमबख्त की अभी तक सांसें चल रही हैं। उसने फिर मुझे जगाने की कोशिश की। इस बार मैंने आंखें खोल दी और यूं एकदम उठकर बैठ गया जैसे कोई मुर्दा एकदम जिंदा हो गया हो। कुछ ऐसा ही अंदाज मेरा था। एक लम्हे को तो एहलकार भी डर कर मुझसे चंद कदम पीछे हट गया था। आर यू ओके? उसने बेइख्तियार मेरी तरफ देखकर कदरे बौखलाकर पूछा। एकदम ओके। मैंने अपने दाएं हाथ का अंगूठा बनाकर उसे दिखाया। अलबत्ता रात का खाना खा के मेरे पेट में जरूर मरोड़ उठे थे, लेकिन फिर शायद मेरे मैदे ने वो खाना हजम कर लिया। क्या बासी खाना दिया गया था मुझे? मैंने आखिर में सवालिया नजरों से उसे देखा तो वो जैसे जल्दी से संभलते हुए बोला, ये क्या बकवास है, हम भला कैदियों को क्यों बासी खाना देंगे? हाँ ये बात भी सही है। मैंने कहा, फिर हवंकों की तरह उसकी तरफ देखते हुए पूछा, तो फिर तुम रात में कई बार यहाँ आकर मेरा मुआयना क्यों करते रहते? मेरी इस बात ने उसे बिदका दिया। उसने एक बार चोरों की तरह सलाख तार बैरक से बाहर सुनसान राहदारी की जानिब देखा। सुबह हो चुकी थी और सोए पर अपने काम में जुटे हुए थे। कुछ और आवाजें भी आने लगी थी। मुझे उसकी हरकत भी मशकूक महसूस हुई। पल के पल मुझे किसी मुतवक्का खतरे का एहसास हुआ और मैं लर्ज गया। कोई बात नहीं था कि अभी मेरा किस्सा पाक कर डालता। मैं कुछ ज्यादा ही बड़बोला साबित हुआ था। अच्छा ठहरो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आता हूँ। अचानक उसने यूं कहा जैसे उसके जहन में कोई चारहाना ख्याल आते आते पलट गया हो। तो अब फिर से वही दाव आजमाने के चक्कर में था। जरूर मुझे बहुत भूख लगी है, कल तो सारा खाना कै में ही निकल गया था। मैंने उसे फिर चिढ़ाया, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारा शुक्रिया। मैं यहाँ से बाहर जाकर जेल मैनुअल की बहुत तारीफें करूंगा। तो मेरी बात सुनकर एक गहरी हुमकारी खारिज करता मुस्कुराता हुआ चला गया। थोड़ी देर गुजरी, वो दोबारा आ गया। इस बार उसके हाथ में नाश्ते की प्लेट थी। उसने बाकायदा अंदर आकर मेरे हाथ में थमा दी। कहाँ तो वो बाहर ही से नीचे खिसका कर चलता बनता था और उसे परवाह भी नहीं होती थी कि मैं इसे चखूं या नहीं। मगर अब बात और थी। चलो शुरू हो जाओ, उसने यूं हुक्म दिया जैसे मुझे जबरदस्ती खिलाकर छोड़ेगा। मैंने मुंह हाथ नहीं धोया और कमोड पर भी जाना है अभी। मैंने उसके टलने का बहाना बनाते हुए उससे कहा, तुम जाओ, मैं करूंगा नाश्ता। वो चंद सानिये होंठ भींचे पुरसोच अंदाज में मुझे घूरता रहा, फिर पलट गया। मैंने उसकी गैर मौजूदगी की तसल्ली की और इस नाश्तों को भी शापर में डालकर कोने में रख दिया। थोड़ी देर गुजरी, वो दोबारा आ गया। मैं इस वक्त बैरक के अंदर उसे तपाने के लिए वर्जिश करने लगा। इसके चेहरे पर पहले तो जलजले के से आसार उभरे, फिर नजले के। उसके बाद मुमकिन था कि कोरोना की भी कुछ अलामतें वो जाहिर करता। दांत पीस कर उसने बैरक का दरवाजा खोला और जेब से 2 धारी चाकू निकाल लिया।
बाप रे, ये क्या है? मैंने आंखें फैलाकर खौफजदा होकर पूछा। ये चाकू है, अंधे हो? वो दांत पीस कर बोला। जहर ने काम नहीं किया तो क्या हुआ, ये तो जरूर काम करेगा। ये कहते हुए मेरी तरफ बढ़ा। मेरे हवानकपन ने उसे दलेर बना दिया था, साथ ही बेपरवाह भी बना दिया। तभी मैंने उससे फायदा उठाते हुए फुर्ती के साथ झुकाई दी और उसके चाकू वाले हाथ पर अपनी खड़ी हथेली का वार किया। यह दाव मैंने रूमी से सीखा था, जो वो अक्सर इस मुख्तसर से अलमिये में फौरन ही बरोकार लाया करती थी। चाकू उसके हाथ से निकला, वो थोड़ा झुका, मेरी दाईं टांग का घुटना हरकत में आया और उसकी ठोड़ी पर पड़ा। इसके दांतों तले शायद जुबान आ गई थी और वो ज़िबा किए हुए बकरे की मानद खरखराने लगा। जैसे ही उसके हल्क से चीख खारिज हुई, कई पुलिस वाले तोड़ते हुए वहां आ गए। इन्होंने करंट देने वाले डंडे उठा रखे थे। पिस्तौलें अलबत्ता उनके होल्स्टर से झूल रही थीं, जो बेल्ट से मुंसलिक थीं। खबरदार, हाथ उठाकर दीवार से लग जाओ, एक ने दुरुस्त आवाज में कहा। कि मुझे हलाक करना चाहता था, मैंने एहतजाज किया। ताहम इनका हुक्म मानने में भी चंदा देर नहीं लगाई, क्योंकि मुझे पिस्तौल से ज्यादा करंट वाले इस डंडे से डर लगता था। कहीं वो मुझ पर आजमाई न डालते। वो तादाद में 4 थे। वो अंदर आ गए और मुझे काबू में कर लिया। चाकू को किसी रुमाल में लपेट कर कब्जे में कर लिया। क्या इस पर तुम्हें इस एहलकार के हाथों के निशानात मिल जाएंगे। मैंने एहतजाज जारी रखा। वो मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे। झूठ बोल रहा है ये, मिर्जान के बहरी पुलिस वाले ने अपने साथी एहलकारों से कहा। इसने मुझे बहाने से अंदर बुलाया और छुपे हुए खंजर से मुझ पर वार किया। इसके सफेद झूठ पर मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया और मैं तन से बोला, मेरे पास चाकू आया कहां से? मेरी तो हर रोज जामा तलाशी ली जाती है। मामला ये इस तरह निपटा के मुझे ज़दकोब करने के बाद एक कमरे में ले जाया गया, जहां वही बदजात अफीसर रेहान मौजूद था। वो मिर्जान का दुश्मन पुलिस वाला जरूर इस ही का टाउट हो सकता था। इसे यकीनन अब तक अपने मुआविन ऑफिसर मसूद के जरिए काफी हद तक हालात का अंदाजा हो चुका होगा, इसलिए उसने मेरा ही पत्ता साफ करने का भयानक और मकरूब प्लान बनाया था। मुझे उसके चेहरे से गैज़ व गज़ब के तासुरात के अलावा एक तरह की झल्लाटा मेज परेशानी और बुखलाहट के आसार भी मुतरश्शे होते महसूस हुए। तुमने कानून के एक मुहाफिज पर कातलाना हमला करने की जुर्रत कैसे की? वो मुझे घूरता हुआ गुस्से से बिदक कर बोला। अच्छा, मैंने तंजिया कहा। एक कैदी जिसकी सुबह शाम लकअप में जामा तलाशी ली जाती रही हो, उसके पास भला चाकू कहां से बरामद हो सकता है? चाकू? वो एकदम अनजान बन गया। कैसा चाकू? तुमने उसका गला दबोचने की कोशिश की थी। इसकी बात पर मेरा दिमाग भग से उड़ गया। ओहो, तो गोया मेरा यकीन की हद तक ये शुबा दुरुस्त निकला कि मुझे लॉकअप में ही कत्ल करने की साजिश रात ही को तैयार कर ली गई थी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? उसने गजबनाक अंदाज में बिफर कर एक हाथ से मेरा गिरेबान दबोच लिया। ऑफिसर, मैंने मरऊब हुए बगैर हतमी लहजे में कहा, ऐसा नहीं चलेगा। वो चाकू तुम्हारे 4-5 साथी एहलकारों ने देखा है। इस पर अभी तक तुम्हारे इसी टाउट के हाथों के निशानात मौजूद हैं। मेरी बात पर वो परेशान सा हुआ, फिर बोला, मुमकिन है वो चाकू तुमने पहले ही से कहीं छुपा रखा हो और मौका की ताक में हो। इसे आगे बोलने का मौका नहीं मिल सका, क्योंकि इसी वक्त कमरे में 2 अफराद दाखिल हुए और उन्हें देखते ही गोया ताइदे इज़्ज़े का मैं कायल हो गया। अल्लाह ने मेरी मदद का बंदोबस्त पहले ही कर डाला था। आने वालों में एक तो मुआवन अफीसर मसूद था, जबकि दूसरा इंटरपोल का फर्स्ट अफीसर आइज़क था। इन्हें देखते ही इस मरदूद रेहान ने फौरन मेरे गिरेबान को छोड़ दिया। यही नहीं, इन दोनों मज़कूरा अफसरान को अचानक और शायद गैर मुतवक्का तौर पर भी अंदर दाखिल होते देखकर उसका चेहरा बेसुध कर रह गया। मैंने शुरू से आखिर तक इन दोनों को रात वाले वाक़े के बारे में सब बता दिया, बल्कि रात के खाने और आज सुबह के नाश्ते के बारे में भी आगाह कर दिया कि वो अभी लॉकअप में शापर के अंदर महफूज और खुफिया मकाम पर रखे हुए थे, इसलिए उसका फौरन कीमियाई तजिया करवाया जाए। नीज चाकू का जिक्र भी किया। यह अशिया फौरन ही बरामद कर ली गई। अब तो रेहान की हालत थी इतनी होगी, उसके फरिश्तों के भी ख्यालों को मान में नहीं होगा कि मैंने रात का खाना और नाश्ता बचा रखा होगा।